नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, अधिकारी, अखिल भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के हमारे साथ हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी है। 1 वर्ष मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पूरे हो रहे हैं और जो 2 स्थान राजधानी भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए चुने गए, उनमें से राजधानी भोपाल का बेहद महत्वपूर्ण दायित्व उनको दिया गया। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं भोपाल रेंज जो है, भोपाल के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और 97 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर मकरंद देउस्कर जी से। सर बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पुलिस कमिश्नर सिस्टम से जुड़े सवाल तो मैं करूंगा ही, लेकिन उससे अधिक आज हम आपके व्यक्तित्व पर केंद्रित इस बातचीत के लिए हैं। मुझे बताइए कि बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर भोपाल आने तक का सफ़र, पढ़ाई, हालांकि पेरेंट्स प्रोफेसर रहे तो आप घूमते रहे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, लेकिन जब आप पीछे लौटते हैं और एक 13-14 वर्ष के मकरंद देउस्कर, एक किशोर मकरंद देउस्कर के व्यक्तित्व में झांकते हैं इस उम्र में, तो क्या पाते हैं आप? क्या सोच थी, क्या दृष्टि थी, क्या वैल्यू सिस्टम था परिवार से? किस तरह से आपको वो स्मृतियाँ आपकी स्मृति में कौंधती हैं? लोगों के साथ ये होता है कि एक ऐसा लगता है कि हम जैसे 20 साल पहले थे हम तो वैसे ही हैं, और ये सामने वाला पता नहीं क्यों इतना मोटा हो गया है या इतना बूढ़ा हो गया है। हम तो वैसे ही हैं। हम तो वैसे तो लगभग उसी प्रकार की फीलिंग मुझे भी है, अभी भी आती है कि जब मैं धार में क्लास 2 में था तब अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना और वो भौरे वहाँ पे धार में पतंग और लट्टू चलाने का बहुत वो था जी। तो अभी भी मुझे लगता है कि जितना नयापन या जितना उत्साह मुझे तब था, ऐसा लगता है मैं अभी भी वही हूँ और उसी उत्साह के साथ मैं वो लट्टू फिर से चला सकता हूँ। लट्टू बदल जाते हैं, कभी शतरंज हो जाता है, कभी ज्योतिष हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है जी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो एक समानता अभी भी बनी हुई है। आशा का दीप, अनंत आशा का दीप, मैं काव्यात्मक भले ही हो रहा हूँ, वो हमेशा जलना चाहिए। ये इस आशावाद का स्रोत कहाँ से आया? देखिए, मुझे एक तो ये लगता है कि वाद तो मैं उसे नहीं बोलूँगा। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि कभी फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता न होना, वही असली आशावादिता है कि जो प्रेजेंट है उसको हम कितने बेहतर तरीके से जी पाएँ। क्योंकि मेरा ये भी अनुभव भी रहा है कि जब मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हैं या आशा रखी है तो कई बार निराशा हाथ में लगी है, और उसी अनुभव से मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि वर्तमान जो जैसा है उसमें हम रहने की कोशिश करें। वही एक अनंत यौवन और अनंत आशावादिता जो आप बोल रहे हैं वो संभवतः लाती है। देखिए, सर ने कहा है वर्तमान में रहिए, लेकिन कई लोग मुझसे ये कंप्लेंट करते हैं कि हम तो बहुत खुश निकले थे घर से, ऑफिस पहुंचे तो बॉस ने हमको चमका दिया। पिताजी हैं, अगर पढ़ाई को लेकर एक पिताजी का एक रफ सेंटेंस जो है उसने दिन खराब कर दिया, प्रेमिका ने दिल तोड़ दिया, पत्नी ने नाराज़गी कर दी, तमाम तरह की चीज़ें। इनसे बचने का कोई मैकेनिज्म आपने भी तैयार किया ही होगा। नहीं, इनसे बचने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। पत्नी जो है, पत्नी की नाराज़गी से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जी जी। और बॉस पर भी आज तक कोई पूरी तरीके से नियंत्रण सवाल ही नहीं उठता, नहीं रख पाया है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के है वही कि उसे एक्सेप्ट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मतलब जो हुआ है सो हुआ है। कई बार आप अपने डिफेंस मैकेनिज़म्स खोजते हैं कि अगर बॉस ने कुछ बोला है तो कभी आपको लगेगा कि हाँ सही बोल रहे हैं, और तब आपको ज़्यादा बुरा लगता है जब आपने वास्तव में गलती की हो
और तब डांट पड़ी हो तो और ज़्यादा बुरा लगता है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और हाँ, जब आपको लगता है कि गलती नहीं की है और तब भी डांट पड़ती है, तब आप उसको, आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपको बचा ले जाएगा। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव यही रहा है कि जब आपने वास्तव में गलती की हुई रहती है और जब कोई टोकता है तब आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जो है बॉस की डांट से ज़्यादा आपका खुद का जो अंतरात्मा है वो आपको परेशान करती है। तो कुल मिलाकर के सारा जितना भी है सुख दुख का स्रोत जो है वो हम ही रहते हैं, और ख़ुद को ही जो लोकस ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक ये जो है इस प्रकार की ऊपर नीचे की लहरें जो हैं वो तो आपको परेशान करती ही रहेंगी। तो मैं खैर ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इस साधुत्व की स्टेज में आ गया हूँ। मैं भी दुखी होता हूँ, कई दिनों तक दुखी रहता हूँ, और मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत संभाल सुमूल करके अपने पुरानी गलतियों को, क्योंकि स्कूल में तो मास्टरों ने हमको पिटाई भी की है, तब भी बहुत बुरा लगता था, तो तब उस मार से उबर गए हैं तो अब इससे भी उबर ही जाएंगे। सर, पेरेंट्स आपके दोनों प्राध्यापक और घर में एक पढ़ाई लिखाई का माहौल निश्चित तौर पर होगा। फिर ऐसे में आपका अखिल भारतीय सेवा को चुनना, मैं नहीं कहूँगा कोई चौंका देने वाली चीज़ है, लेकिन ये निर्णय आप ही का रहा या आप कहीं से इन्फ्लुएंस हुए, पेरेंट्स से या किसी साथी से? नहीं, एक्चुअली हमारे पूरे परिवार में कोई भी अखिल भारतीय सेवा में नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है IIT बॉम्बे से की थी, और वहाँ पर अक्सर लोग या तो US जाते थे या प्राइवेट फर्म्स में जॉब करते थे, और मैंने भी प्राइवेट फर्म में मतलब पास आउट होते ही मैंने सबसे पहले C.DOT में जॉब ज्वाइन किया था, और मैंने लगभग एक साल मैंने काम किया। मुझे ये लगने लगा था कि मैं बहुत अच्छे स्तर का इंजीनियर शायद ना बन पाऊँ, क्योंकि वो जो अंदर का जो ग्रेन रहता है वो मेरा अलग टाइप का है। वो मैं एक साल की नौकरी के बाद रियलाइज़ मैं कर पाया था। मैं अपने आप से मतलब ऑल्दो वो एक बड़ा कठिन वक्त था ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि उसके बाद एकदम बिल्कुल एक अज्ञात में कूदना वो बहुत कठिन समय था। लेकिन मैंने वो क्योंकि UPSC के एग्ज़ाम बहुत ही अनसर्टन रहती है, मतलब जो चुने गए हैं वो अच्छे रहते हैं, पर जो नहीं चुने गए वो बेहतर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। ये अनिश्चितता जो मन में थी, इस पर आपने काबू पाया और उस गहन अंधकार में आप कूद पड़े। वो तो क्योंकि कितना अटेम्प्ट आपको लगा? पहला मुझे 2 अटेम्प्ट लगे। 2 अटेम्प्ट लगे। पहले इसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया था जी, और दूसरे में मेरा सिलेक्शन हो पाया था। और आपने भोपाल में रहकर ही तैयारी? भोपाल में रहकर की तैयारी की थी। तो ये जो 2 आपके संघर्ष वाले जो अटेम्प्ट रहे, जिसमें आप सफलता के नज़दीक पहुंचकर कहीं नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना था, तो इस दौरान जैसा आपने हमको पहले बताया कि आप भी निराशा में डूबते हैं, दुख होता ही है, लेकिन फिर निकल जाता। उस वक्त तक ये भाव गहरा चुका था मन में, या उस समय? जी, मतलब जब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब आप बिल्कुल बिना नौकरी के आप जब बैठते हो और किसी प्रकार की मतलब कोई भी सर्टेनिटी UPSC के एग्ज़ाम्स में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, तो निश्चित ही वो एक बहुत ही कठिन समय था। लेकिन मुझे आज की तारीख में लगता है कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नहीं हुआ, वो मेरे साथ मेरे जीवन की सबसे अच्छी चीज़ जो हो सकती थी वो वही हुई कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। क्योंकि मुझे जितनी भी इसके पहले जो मैंने 2 नौकरियां की थी वो मुझे 1-1, 2-2 दिन में मिली थी।
मतलब एक इंटरव्यू दिया मैंने, उसमें हुआ, दूसरा इंटरव्यू दिया, मतलब एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी में जो सॉफ्टवेयर कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था, और उनके छोड़ने का मुझे जो है मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी कभी कीमत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो ये जो नौकरी थी उसने मुझे करीब 1.5 साल बल्कि अच्छे से रुला करके जो मुझे मिली थी उसकी मुझे हमेशा से कीमत रही, और आज भी मुझे इस नौकरी से बेहद लगाव है और बेहद प्रेम है। तो मेरा मानना है कि वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरा नहीं हुआ वो मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुखद चीज़ हुई है। वाह। अगर आप जो काम कर रहे हो उसकी आपको अगर कीमत ना लगे ना, तो वो आपको वो कभी भी आंतरिक सुख दे ही नहीं सकती। जी जी, ये ज़्यादा सही शब्द है। जब आप आए सर इस प्रोफेशन में, तो क्या पेरेंट्स का एप्रीहेंशन था, उनकी आशंका थी कि बहुत सरल, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही विनोद प्रिय एक ऐसा व्यक्ति, और आपके फ्रेंड्स और उन लोगों ने भी कि, क्योंकि माफ़ कीजिएगा हर प्रोफेशन के स्टीरियोटाइप्स होते ही हैं। हाँ, मैं किसी भी प्रकार से उस स्टीरियोटाइप्स में तो खरा नहीं उतरता था, एटलीस्ट 97 में तो बिल्कुल ही नहीं उतरता था। लेकिन मेरा मानना था कि ये जो है लॉ एनफोर्समेंट, इन जनरल जो लॉ एनफोर्समेंट है उसमें उन स्टीरियोटाइप्स की कोई आवश्यकता है नहीं। इनफैक्ट मेरा जो अनुभव है कि जितने भी जो स्टीरियोटाइप्ड अधिकारी जो उस स्टीरियोटाइप को के अनुसार आपको दिखेंगे वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहते हैं वो, और न ही मैंने देखा कि अधिकतर अधिकारी जो है उस स्टीरियोटाइप में, अगर मध्य प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर्स को ही अगर आप देखें उसमें से हार्डली कोई होगा जो उस स्टीरियोटाइप को फुलफिल करता होगा। अधिकतर आपको अधिकारी जो हैं स्टीरियोटाइप से बिल्कुल जुदा दिखेंगे, और डेफिनेटली उसका कारण भी है, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप जो है वो या तो हिंदी फिल्मों का बनाया हुआ है, ठीक बात, या किसी एक सिपाही हवलदार को जिसको लोगों ने नाटकों में देखा है या सड़क पे कभी देखा है उसको देख करके बना है। आईपीएस अधिकारियों का पे इन जनरल किसी भी आईपीएस अधिकारी पे वो स्टीरियोटाइप लागू नहीं होता है। सहजता आपके व्यक्तित्व में जो शुरू से रही, जब आप किसी बड़े पद पर या किसी, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा इस देश में आज भी एक सरकारी सेवा में बहुत बड़ा ब्रांड है, बल्कि मैं कहूँगा इमिनेंट एंड दी एपिकल ब्रांड है, और उत्तर भारत की पट्टी में तो बेहतर विवाह, माफ़ कीजिएगा, और सोशल स्टेटस पिता का, माता का या कुटुंब का, उसके लिए भी मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बड़ी संख्या में इसको इसलिए अटेम्प्ट करते हैं कि घर में तो 100 एकड़ खेती है, लेकिन एक व्यक्ति अगर आईपीएस या आईएएस हो जाएगा तो बात अलग हो जाएगी। इसको सहज रहना बड़ा कठिन होता है। मैंने भी देखा है कि सलाह हम बराबर मिलती है, अब आप बड़े पद पर हैं, मुस्कुराइए कम, कोलीग्स के साथ घुलना मिलना इतना मत करिए, थोड़ा सा एटीट्यूड लेकर चलिए, नहीं तो बड़े सहज रहेंगे तो लोग अंडरस्टिमेट करेंगे। आपको भी ऐसी सलाहें मिली? ये नौकरी आपको समय समय पर महसूस कराती रहेगी कि आप कुछ नहीं हैं, इस पूरे विशाल अस्तित्व के आप कुछ भी नहीं हैं। जिस दिन, जब मैं एसपी रैंक में था, जिस दिन मुझे लगता था कि अब तो गुंडों में हड़कंप हो गया है और गुंडों पे नियंत्रण हो गया है, उसी दिन वो मेरा भ्रम टूट जाएगा। तो धीरे धीरे जो ये जो नौकरी, अगर कोई भी अगर उसको खुद से बात करते हुए करे और एक अपने आप को और अपनी पूरी स्थिति को एक तटस्थ भाव से देखता हुआ चले, तो ये एक बहुत ही
एक बहुत ही फिलोसॉफिकल जर्नी आपसे करवाती है। तो ये जो है, ये नौकरी बिल्कुल शनि देव का अवतार है। मतलब शनि देव जिस प्रकार से आपको प्रताड़ित करेंगे, लेकिन आपको जीवन में सबक भी देते हुए आपको आगे बढ़ने देंगे। ये नौकरी बिल्कुल उसी प्रकार की रही है। सर, आपके बारे में हमने सुना है कि सिंप्लिसिटी जैसा आपने हमेशा रखी है। आप अपने गांव भी जाते हैं मुहासा सागर के पास, तो संबंधित थानों को सूचना नहीं होती। हमने ये भी सुना है कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी का ही उपयोग करते हैं, या जो भी गाड़ी लेते हैं उसकी भुगतान करते हैं, टैक्सी से जाते हैं। वो एक मतलब एक्चुअली पूरे परिवार की आदत है। मतलब मेरे पेरेंट्स भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, मेरे अंकल भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वो एक जो है, मतलब इसमें मुझसे ज़्यादा मेरे जो परिवार है उसका योगदान ज़्यादा है। और वो जो एक संस्कार उन्होंने डाले हैं, तो वो उनके सामने तोड़े नहीं जा सकते हैं। तो वो है, मतलब एक वो बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन वो मैं स्पेशली मैं अंकल, मेरे पेरेंट्स, ये सभी जो है वो याद दिलाते हैं। किसी न पूरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद दिला ही देते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि पूरे 100% मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँगा, लेकिन तब भी वो जब भी वो मुझे देखते हैं कुछ, तो वो मेरे पेरेंट्स मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद ज़रूर दिला देंगे। आपकी एक बात पे और ठिठका मैं कि ये सब बड़ी मामूली बातें हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो जो आपकी जीवन संगिनी है, वो भी क्या इस फिलॉसफी की बिल्कुल कायल है? लगता तो मुझे 100% जी। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब अभी तक के पूरे वैवाहिक जीवन में इस बात को लेकर के कलह नहीं हुआ। बाकी मेरी पत्नी और इवन मेरे बच्चों का जो सहयोग है, मुझे हमेशा पूरे समय मिलता रहा है। और जैसा कि आपने ये कहा कि वास्तव में ये एक बहुत भाग्य की बात रहती है। ये भाग्य की बात थी, और निश्चित ही ये मैं इस मामले में बहुत भाग्यवान रहा हूँ कि मेरे जो पत्नी हैं या इवन इन लॉज हैं रहे, या वो पूरा परिवार, वो भी मध्यम वर्गीय परिवार रहा है। और उन्होंने मध्यम वर्गीय रह करके मेरे दोनों परिवारों का ऐसा रहा है कि वो अपने मध्यम वर्गीय वैल्यूज़ को लेकर के वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, और वो उसको प्राउडली मेंटेन भी करते थे। तो वो एक भाग्य की बात थी मेरे लिए। सर, मैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम की तरफ आता हूँ। बड़ी चुनौतियों के बीच में ये सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू हुआ, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि एक जादू की छड़ी है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, आएगा अपराधों पर नियंत्रण करेगा। और ये भी बातें हमने सुनी कि ये अभी पूरी तरह से एक पुलिस कमिश्नर सिस्टम, एक मुकम्मल पुलिस कमिश्नर सिस्टम अभी मध्य प्रदेश में जो स्वरूप है इसका, वो नहीं है। आप किस तरह देखते हैं? 1 वर्ष पूरे कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में। अगर 1 वर्ष मैं एक और मैं चीज़, जस्ट आपने कहा कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम अभी मुकम्मल नहीं है, मैं उस पर थोड़ा सा टिप्पणी करते हुए फिर मैं आगे का जवाब दूंगा कि देखिए, हर जगह की पुलिस जो है वो अपनी धरती से जुड़ कर के इवॉल्व होती है। मतलब जैसे पंजाब की पुलिस है, तो वो पंजाब के चैलेंजेस और उसके हिसाब से डेवलप हुई। पंजाब की पुलिस अगर यहाँ पे आ जाए तो फेल हो जाएगी। मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश की धरती से आबो हवा ले कर के बढ़ी है, और वो अगर कहीं और चली जाएगी तो सक्सेसफुल नहीं होगी। हर पुलिस संगठन की एक ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिकली अटैच्ड रहती है वहाँ की पब्लिक से। तो कोई भी पुलिस व्यवस्था
उस पब्लिक के मुकम्मल ही रहेगी। जितनी पब्लिक की तैयारी रहेगी उसी हिसाब से वो डेवलप होगी। तो इसलिए कोई सिस्टम कितना मुकम्मल है कितना मुकम्मल नहीं है उसका प्रश्न नहीं उठता है। ये एक सिस्टम है जो भोपाल पुलिस या इंदौर पुलिस का एक सिस्टम है। उसके वो अपनी धरती का गुलाब है, वो अपनी धरती के गुलाब हैं। तो इसलिए उसका किसी और कमिश्नरेट से तुलना करना उचित नहीं है। जहाँ तक हमारा एक वर्ष का जो जर्नी रही है वो बड़ी बहुत ही सुखद और अच्छे अनुभवों वाली। मतलब मैं अपने इवन आरक्षक, प्रधान आरक्षक, डीसीपीज, एसीपी सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट को एक मतलब उसको जो सींचने में जो उन्होंने जो मेहनत की है, वास्तव में उसमें हर सिपाही इसका धन्यवाद और बधाई का पात्र है। इस दौरान जो सिस्टम्स हम लोगों ने इन प्लेस किए, चाहे साइबर सेल्स बढ़ाई तो उससे हम साइबर अपराधों में बेहतर रिकवरी कर पाए, गुम हुए बच्चों को जल्दी रिकवर कर पाए। मतलब 70 दिन से हम वो रिकवरी टाइम 12 दिन पर लेकर के आए। और कुल मिलाकर के न्यायालयीन प्रक्रिया हम लोगों के लिए बिल्कुल ही नई थी, उसको सभी लोग सीख पाए। मतलब एसीपी सभी सीख पाए, उनके रीडर सीख पाए। वो एक मैं मानूंगा कि वो हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव और सुखद आश्चर्य भी था। क्या आप मानते हैं कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम के साथ जो एक ताकत और एक जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उससे आपका स्वाभिमान जुड़ता है। तो एक पूरा पुलिस महकमा इस प्रणाली के आने के बाद एक इनलाइटेंड अप्रोच से संचालित हुआ, उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई और उससे लगा भी कि जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको इम्पार्ट किया गया है, लेकिन हम बताएं कि हमको सही चुना गया है। तो आप मानते हैं कि ये इस मामले में मिडास टच रहा इसमें? नहीं, बिल्कुल हम लोगों के लिए ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। जो आपने बताया कि जिम्मेदारी, जैसे आप अभी मैं आंकड़े आपको नहीं कोट करना चाहता था, लेकिन तब भी 151 जो है, आप अगर कोई भी मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो 151 जो है सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड सेक्शन आपको बताया जाएगा। कोई भी, चाहे राज्य मानव अधिकार आयोग की या मतलब इवन लॉ कमीशंस की रिपोर्ट, और सब में ये माना जाएगा कि 151 जो है सबसे मिसयूज्ड सेक्शन है। और डेफिनेटली अब वो सेक्शन पूरा का पूरा जो है पुलिस को दे दिया गया था। तो लेकिन आप ये देखिए कि हमने एक साल में लगभग 1/3, जो पिछले साल के जो 1/3 थे, मतलब वो तो जबकि पिछला साल तो कोविड ईयर था, उससे भी 1/3 हम लोगों ने 151 में कार्रवाई की है। क्योंकि अब वो सारी जवाबदारी पुलिस अधिकारियों पर आ गई थी। मतलब जो था, जो एक जवाबदारी मिल जाती कि पकड़ना भी आपको ही है, छोड़ना भी आपको ही है, तो उसके परिणाम स्वरूप मैंने देखा 151 हमारे यहाँ पे, जबकि हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट नहीं हुआ था कि 151 करो या ना करो। हम लोगों ने उसको जो जैसा हो रहा है उसको बिना किसी इंटरवेंशन के हम लोगों ने उसको छोड़ा था कि थाना प्रभारी जिसका करना चाहे, जिसका ना करना चाहे, वो हमने उसके विवेक पे छोड़ा हुआ था। लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा ये अनुभव था कि 1/3 151 इन लोगों ने किए। क्योंकि एक जो आपने बोला, एक तो स्वाभिमान तो था ही, उसके अलावा जिम्मेदारी भी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम किसी भी गुंडे पर लीगल तरीके से तुरंत कार्रवाई भी कर सकते थे। आज के अपराध की 2022 की चुनौती आप क्या देखते हैं? एक तरफ श्रद्धा आफ्ताब कांड आते हैं कि एक वेब सीरीज़ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन की देखकर डेक्स्टर आप 35 टुकड़े कर देते हैं। रिलेशंस में क्राइम हमने देखा बहुत तेज़ी से बढ़े हैं।
ये बात तो बिल्कुल आपने 100% सही की है कि जो मतलब आपने वेब सीरीज़ की बात की, तो मैं एक और वेब सीरीज़ का उल्लेख करना चाहूँगा जिसमें जो उसका जो हीरो है वो ये बोलता है कि जितने भी मर्डर होते हैं प्रेम करने वाले ही हत्या करते हैं। तो निश्चित ही ये चीज़ मैंने बहुत समय से ये देखी है कि अधिकतर जो हत्याएं हो रही हैं या हमारे यहाँ पे जैसे जो बलात्कार जो हो रहे हैं वो मतलब हमारे यहाँ से 405 बलात्कारों में से मात्र 2 बलात्कार अपरिचित व्यक्तियों ने किए थे। 198 उसमें जो लिव इन रिलेशंस में जो खटास आई उसके कारण थे, और 195 जो है परिचित, मतलब जिसमें परिवार के लोग, पिता, मामा का लड़का या बिल्कुल जो आपके घर में रोज़ उठने बैठने वाला व्यक्ति है वो बलात्कार कर रहा है बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी जो है त्रासदी है अभी हमारे वक्त की, कि कैसे रिश्तों में ही और अपने परिचित, अपने मित्रों से हम कैसे सेफ रह पाएँ। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चुनौती जो है बिल्कुल ही अपरिचित साइबर क्राइम्स की है। ये 2 मुख्य चुनौतियाँ पूरे समाज के सामने हैं, न केवल पुलिस के सामने बल्कि पूरे समाज के सामने ये 2 मुख्य चुनौतियाँ रहेंगी। बहुत आपने बहुत इनलाइटेंड होकर उस पर रोशनी डाली सर। मैं भी आपने भोपाल का उदाहरण, ये भोपाल का आपने बताया फिगर हमें, भोपाल का भोपाल कमिश्नर। बाप रे बाप, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 200 के करीब वो हैं जहां निकट संबंध के बाद खटास आती है, और लगभग इतना ही आंकड़ा निकट संबंधी, रिलेटिव, पड़ोसी जिनका घर में प्रतिदिन आना है, वो इस जघन्य कृत्य के लिए जिम्मेदार है। बहुत सोचनीय प्रश्न है, और साइबर क्राइम तो है ही थ्रेट। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थे मकरंद देउस्कर। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए।